तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो देखो यार, जैसे अपन लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेस ऑफ पढ़ लिया, सोर्सेस एंड साइलेंट फीचर्स पढ़ लिए, अपन लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ लिया है। ठीक। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ लिया, जो कि पार्ट 1 का आता है। आज से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका सिटीजनशिप। ठीक। आपका हमारा सिटीजनशिप होगा। ठीक है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल्स 5 टू 11 अंडर पार्ट 2। देखो, अपन लोगों ने अपने इंडिया के भारत के बारे में पढ़ लेते कि सर हमारी कौन कौन सी कहाँ कहाँ टेरिटरी आती है। ठीक। फिर हमें ये भी तो देखना है कि हमारे स्टेट के अंदर या हमारे घर के अंदर, हमारे भारत के अंदर कौन कौन से नागरिक रह सकते हैं। ठीक। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, याद क्या रखना है कि आर्टिकल 5 टू 11 हमारा पार्ट 2 के अंदर आता है सिटीजनशिप। ठीक। आर्टिकल 1 टू 4 पार्ट 1 के अंदर आता था, जो कि बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताता है। ठीक। पढ़ते हैं। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, citizens and aliens. Citizens are full member of the Indian state and owe allegiance to it. They enjoy all civil and political rights. Aliens, on the other hand, are the citizens of some other state and hence do not enjoy all the civil and political rights. देखो क्या होता है इसमें, आप ये समझो कि हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया पर्सन को। एक है आपका सिटीजन, जिसको हम बोलेंगे जो हमारी ओन कंट्री का होगा। ठीक। और एक है आपका एलियंस, जो कि हम ओवरसीज बोल रहे हैं, फिर ओवरसीज मत बोल के जो दूसरे कंट्री का बोल लो। ठीक। सम अदर कंट्री। ठीक। बात समझ आ गई? सिटीजन अपने कंट्री, मतलब ये हो गए अपने, और ये कौन हो गए? ये हो गए आपके पराए। ठीक। बात समझ आ गई? अब ये क्या बोलता है कि भाई जो अपने होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको पूरा ही जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको एंजॉय, मतलब उनको सब मिलते हैं। पर जो एलियंस होते हैं उनको बहुत कम मिलते हैं, मतलब सारे सिविल और पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं वो सभी एलियंस को नहीं दिए जाते, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज naturalized citizen are eligible for the office of president, while in USA only a citizen of birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president। एक फैक्ट बता रहा है ये कि सर, इंडिया में अगर आपके पास भारत की नागरिकता है, भले चाहे आप कैसी भी लो, अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो। पर यूएसए में क्या बोलता है सर? यूएसए में तभी आप प्रेसिडेंट बन पाओगे अगर आप वहां पे पैदा हुए हो, मतलब बाय बर्थ ओरिजिन ही आपका यूएसए का तब। ठीक। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है अपना इंडिया का सिटीजन कार्ड। ठीक। पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। सर कमेंसमेंट मतलब, कमेंसमेंट हम एक डेट को बोलते हैं, जो कि 26 जैन 1950। इस दिन रिमेंबर क्या हुआ था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कमेंस हुआ था। ठीक। इनैक्ट और अडॉप्ट तो नवंबर में हुआ था। ठीक है। पहला क्या बोलता है वो? A person who had his domicile in India and also fulfilled any one of the three conditions. Why? If that is, if he was born in India, or if he either if his parent was born in India, or if he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately। ये क्या बोलता है? ये आपका आर्टिकल 5 है। इसने क्या बोला कि कोई भी पर्सन जिसके पास डोमिसाइल हो इंडिया का, ठीक, डोमिसाइल मतलब समझते हो ना आपका, डोमिसाइल हो इंडिया का, और इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी फिल करे तो वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसे मिल सकती है। कौन सी कैटेगरी? या तो वो इंडिया में बॉर्न हो, या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स, मतलब पापा या मम्मी इंडिया में बॉर्न हो, या फिर वो इंडिया में 5 साल तक रहा हो। ठीक। तो उसको क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। देखो आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देखो क्या है कि हम बोलते हैं कि सर डोमिसाइल एमपी का है, यूपी का है, और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का बोलते हैं, पर संविधान क्या बोलता है कि डोमिसाइल किसी भी स्टेट का नहीं होता, डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही होता है। ठीक ना? फिर तो ये वही वाली बात आएगी, मतलब तोड़ने जोड़ने वाली। ठीक। डिसयूनिटी वाली बात आएगी, इसलिए ऐसा बोला जाता है डोमिसाइल ऑफ इंडिया एक्चुअली में डोमिसाइल ऑफ इंडिया होता है। पर हम कभी कहीं भी बोलते हैं तो बस ऐसा खैर बोला जाता है कि डोमिसाइल ऑफ एमपी, डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, ठीक, जो भी नाम हो। ठीक।
आर्टिकल 5 समझ में आ गया कि कोई भी हो जिसके पास डोमिसाइल हो इंडिया का, भले चाहे किसी भी स्टेट से हो, वैसे तो होता नहीं है बट फिर भी डोमिसाइल ऑफ किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट का हो और उनमें से किसी एक कैटेगरी को फॉलो करे, या तो पैदा हुआ हो इंडिया में, या फिर उसके कोई पापा मम्मी या पापा या फिर मम्मी पैदा हुए, या फिर वो पिछले 5 साल से रह रहा हो, तब उसे सिटीजनशिप मिल सकती है। बात समझ में आ गई? अब क्या बोलता है सर? अब बोलता है आपका आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल 6 क्या बोलता है? अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही, देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान became an Indian citizen if he or either of his parent or any of his grandparent was born in undivided India and also fulfill any of the two condition। मतलब कि अगर कोई कोई भी आदमी पाकिस्तान से इंडिया आता है और वो सिटीजनशिप चाहता है, तो कोई एक कैटेगरी होनी चाहिए कि या तो पैदा हो, मतलब या तो इंडियन सिटीजन हो, या फिर उसके पापा, कोई पापा यहाँ पे पैदा हुए, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स या दादाजी दादा दादी कोई भी हो जो अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब नहीं बना था तब की बात बोल रहा है, तब वो यहाँ पर आया हो। ठीक, और इनमें से किसी एक कैटेगरी, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1940 81, अरे ये क्या है, 1981 है यार, ठीक है 1981, ये सॉरी यार आपका ये वन नहीं है, ये 1948, ठीक है, ये जो है आपका ये वन यहाँ पे नहीं है। ठीक, ठीक है, कि हमने क्या बोला सर कि अगर वो पाकिस्तान से इंडिया है तो या तो उसके पेरेंट्स कोई या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, और इसमें से कोई दो कंडीशन, इन केस ही माइग्रेटेड इंडिया बिफोर जुलाई 1948, अगर वो माइग्रेट करा होगा इंडिया से 1948 से पहले, तो उसके पास he had been ordinarily resident in India since the date of his migration, or in case he migrated to India after July 1948, he had been registered as a citizen of India, but a person could be registered only if he had been resident in India for 6 months preceding the date of his application for register। देखो उसने क्या बोला सर, 1948 से पहले अगर वो इंडिया मतलब पाकिस्तान से इधर आया है, ठीक, ध्यान समझो 1948 से पहले पाकिस्तान से इधर आया है, तो या तो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा तो ठीक है सर, आपका आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन अगर वो 1948 के बाद गए, अगर बाद माइग्रेटेड किया है इंडिया में, तो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने से पहले उसको कम से कम 6 महीने इंडिया में बिताने होंगे, मतलब रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रजिस्टर्ड कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक, ये था आपका आर्टिकल 6, बात समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं थर्ड, जो कि आपका आर्टिकल 7 क्या बोलता है सर, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1947 but later returned to India for resettlement could become an Indian citizen. For this, he had to be resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration। देखो साहब, इसने क्या बोला कि मान लो आप इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर आप पाकिस्तान गए, आपको रहने का मन नहीं किया, तो अब वापस इंडिया आ गए और आप बोलते हैं कि सर हमें यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, तब क्या होगा सर? कुछ नहीं, फिर से वही चीज, आपको कम से कम 6 महीने बिताने होंगे, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 6 महीने बिताने होंगे आपको यहाँ पे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यही आपका आर्टिकल नंबर 7 बोलता है। बस समझ आ गई, इजी है। अब बढ़ते हैं अपन, ये है अपना आर्टिकल 8 क्या बोलता है, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen if he has been registered as citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the constitution। देखो साहब, यहाँ तक अभी समझते हैं इसने क्या बोल दिया। Thus the provision covers the overall overseas India who may want to require। देखो उसने ये बोल दिया कि मान लो कोई भी पर्सन के पापा मम्मी दादा दादी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और वो कहाँ रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, मान लो वो बाहर रह रहा है, जैसे फ्रांस फ्रांस कहीं कहीं और रह रहा होगा, उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो वहां की डिप्लोमेटिक मतलब उस कंट्री की डिप्लोमेटिक किसी रिप्रेजेंटेटिव से अपना लिखवा के ले आएगा, ठीक, कि हाँ सर मैं यहाँ पे रहता हूँ। बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट से मतलब नहीं कि सर आप मतलब 26 जनवरी से पहले या बाद में गए, तो उससे मतलब नहीं, खाली बस इतना है कि आपके पापा मम्मी दादा दादी यहाँ से पैदा हुए होंगे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा बॉर्न हुए होंगे, तो आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री से वहाँ के किसी भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव से लिखवा के लाना पड़ेगा, ठीक, फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा,
और आपको क्या हो जाएगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक। अभी तक की कौन कौन से आर्टिकल पढ़े अपन लोगों ने? 5, 6, 7, 8। पांचवें आर्टिकल में डोमिसाइल की बात करी सर। तो सम ऑफ दिस प्रोविजन डील्स विद सिटीजनशिप। देखो पहले क्या बात करी? पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, मतलब जिसके पास डोमिसाइल है इंडिया का, उसके पापा मम्मी कोई भी एक पैदा हुआ होगा उसको मिल जाएगी। दूसरी बात में बात करा कि पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हो उसकी बात करी गई। तीसरा, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, जो इंडिया से पाकिस्तान गया हो पर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया हो, उसकी बात करी। चौथे में पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इधर पाकिस्तान की बात नहीं करी भैया, पाकिस्तान की तो बात हो गई। ठीक। आठवें आर्टिकल में बात करें कि किसी अदर कंट्री में रह रहा है, मतलब है तो उसके यहीं पे, जनरली पापा में यहीं से पैदा हुआ, पर किसी और कंट्री में रहता है, उसको चाहिए इंडिया का सिटीजनशिप, तो वो कैसे ले सकता है? बात समझ आएगी सर? 5, 6, 7, 8 आर्टिकल इजी थे, आप लोगों ने याद कर लिए, इतनी तो बात हो गई। ठीक। अपन बात करते हैं द अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप आर एज फॉलोज। नो पर्सन शेल, अच्छा कुछ और भी चीज है, ये तो अपनी 5 होगी। 6, 7, 8 कहाँ गया आपका? ठीक, तो बाकी के आर्टिकल पढ़ते हैं। बाकी के आर्टिकल क्या बोल रहा है? ये आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 9। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। जैसे कि सर आपके अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, क्या बोलता है सर ये? कि किसी भी पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेके रखा है तो। जैसे कि आपके अक्षय कुमार ने, जहां तक मुझे याद है, कनाडा का सिटीजनशिप लेके रखा है, तो उनके पास अभी फिलहाल में इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, पर रिसेंटली अभी उन्होंने खुद ही फोटो डाली थी कि उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। देखो सीधा सीधी बात ये क्या है, इंडिया का सिटीजनशिप आपको तभी मिलेगा जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेके नहीं रखोगे, बस सीधी सी बात ये है। किसी और की लोगे तो ये अपने आप खारिज हो जाएगी। ठीक। अब बात करता है आर्टिकल 10, क्या बोलता है? एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इतना ये बोला कि सर जिसको भी चाहिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो पार्लियामेंट के जितने भी लॉ उसके अधीन रहेगा, बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी चीज नहीं बोल रहा है। ठीक। ये बात करता है आर्टिकल 11, क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। इस आर्टिकल ने फिर से पार्लियामेंट को क्या पावर दे दी कि सर आप सिटीजनशिप के तहत कोई भी रूल बनाना चाहते हैं तो आप बेझिझक बना सकते हैं। ठीक। ये तो बेसिक चीज थी। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी सिटीजनशिप में कुछ बदलाव अमेंड करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल 11 बोलता है, किसको? पार्लियामेंट को बोलता है। अब इस आर्टिकल को पार्लियामेंट ने सीरियसली ले लिया और उसने क्या बना दिया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। यह क्या बोलता है सर? द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये तो हमने बात कर ली कमेंसमेंट के इर्द गिर्द वाली। अब इस एक्ट ने क्या बोला कि अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे लग सकता है? दूसरा आदमी। ठीक। या फिर किसी को छोड़नी है सिटीजनशिप तो वो कैसे छोड़ सकता है, उसकी बात करी गई है इस एक्ट में। ठीक। तो अगर किसी को एक्वायर करनी है सिटीजनशिप तो उसके 5 तरीके कौन कौन से? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक। धीरे धीरे सबकी बात करते हैं। पहली बात आती है सर बाय बर्थ। तो अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया on or after January 26, 1950, मतलब date of commencement, but before July 1, 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nation of the nationality of his parents। A person born in India, देखो इसने क्या बोला कि कोई भी आदमी 26 जनवरी 26 जनवरी या उससे पहले पैदा होगा और 1987 से पहले, मतलब 26 जनवरी के बाद और 1987 से पहले, तो बगैर उसके कि इंडिया में पैदा होगा, तो बगैर रिस्पेक्टिव द नेशनैलिटी की, मतलब वो कहाँ से उसके पेरेंट्स, उसके पापा में फ्रांस से, रशिया से, जर्मनी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बस वो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ हो 26 जनवरी के बाद और 1987 से पहले, तो उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। इफ इफ अगर वो 1987 के बाद पैदा होता है तो सर क्या होगा? आफ्टर जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth, those born in India on or after December 3, 2004। अच्छा, दूसरी दूसरी बात उसने ये बोल दी, मतलब कि अगर 1987 से पहले होगा, अगर इंडिया में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको मिल जाएगी। अगर 1987 के बाद होता है तो पैदा होते वक्त उसके पापा मम्मी इंडिया में रहने चाहिए। ठीक। अकेले पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब कि पापा मम्मी प्रेजेंट होने चाहिए तभी आपको मिल पाएगी। तीसरी चीज उसने क्या बोल दी? दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन
or after December 3, 2004 are considered citizen of India only if both of their parents are citizen of India, or one of whose parents is a citizen of India and the other is not illegal migrant at the time of their birth. The children of foreign diplomats posted in Indian and enemy alliance cannot acquire the citizenship of birth. ठीक है, इसलिए आखिरी लाइन को बाद में समझाता हूँ. इसने क्या बोल दिया सर, दिसंबर 3 2004 के बाद जो पैदा होंगे आप कंसिडर उनको तभी कंसिडर किया जाएगा जब या तो उनके दोनों पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हों, ठीक, सिटीजन हो, या फिर whose parents is a citizen of India and the other is not a illegal, या फिर उनमें से कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो. मतलब माइग्रेंट मतलब समझते हो ना, जब जैसे कुछ हो जाता है बॉर्डर तो दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं. मान लो अभी जैसे म्यांमार में कुछ होता था, म्यांमार में अभी कूप हो गया था तो भैया वहां के लोग इधर आ गए तो उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक, इलीगल माइग्रेंट नहीं किया हो तब आपको मिल जाएगी. बात समझ में आ गई. लास्ट लाइन क्या बोलती है, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी अलायंस कैन नॉट एक्वायर इन इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ. एनिमी अलायंस मतलब वही होता है कि जैसे मान लो सपोज के लिए अगर पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही हो तो उनके लोग अगर अपने इंडिया में रह रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, एनिमी अलायंस. उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिल सकती, इतनी सी बात बोल रहा है. ठीक, बाय बर्थ समझ में आ गई सर. मेनली 4 बात करी है. पहली बात, 26 जनवरी 1950 के अंदर और 1987 से पहले पैदा होगा तो उसको मिल जाएगी, बस इंडिया में पैदा होना चाहिए. दूसरी बात, 1987 के बाद होगा तो या तो उनके पापा मम्मी को उनके पापा मम्मी को उसके बर्थ के टाइम रहना पड़ेगा. तीसरी बात, 2004 के बाद होगा वो तो उसके पापा मम्मी दोनों को सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास, या फिर किसी एक के पास हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तब आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं सर. ठीक, बात करते हैं बाय डिसेंट. क्या बोलता है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर January 26, 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth. देखो फिर से वही बात बोल दी सर. डिसेंट से हमको कैसे मिल सकता है सर, कि 26 जनवरी के बाद या फिर 1992 से पहले अगर वो इंडिया में पैदा हुआ होगा, इज अ सिटीजन इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. अगर उसके बर्थ के टाइम इन उसके पापा, सिर्फ और सिर्फ पापा की बात करिए, उसके पापा इंडिया के सिटीजन होंगे तब मिलेगा. If a person born outside India on or after December 10, 1992 is considered as citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. ठीक, दूसरी बात इसने क्या बोल दी, अगर 1992 के बाद होता है, यहाँ पे क्या बात करी गई 1992 से पहले, तो सिर्फ पापा को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. 1992 के बाद होगा तो किसको, तो इधर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. इसमें भी वही बात करी, इज कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया. इसमें कोई भी, चाहे पापा हो चाहे मम्मी, कोई भी हो, बस उसके पास सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए. पहले वाले में सिर्फ पापा के पास, इसके बाद फिर जेंडर इक्वालिटी आ गई. ठीक है, तो फिर क्या बोल दिया, पेरेंट्स किसी या पापा या फिर मम्मी. तीसरी बात बोलता है, December 3, 2004 या फिर ऑनवर्ड्स अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया shall not be a citizen of India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate with 1 year of the date of birth or with the permission of the central government. After the expiry of the said period, an application for registration of the birth of minor child to Indian consulate shall be accompanied by the undertaking in writing from the parents of such minor child that or she does not hold the passport of another country. क्या बोल दिया सर इसने, December 3, 2004 के बाद ये ऑनवर्ड अगर वो पैदा होता है आउटसाइड इंडिया के बाहर तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी बर्थ के हिसाब से. ठीक, बर्थ पे तो नहीं मिल पाएगी, इज रजिस्टर्ड एन इंडियन कंसिस्टेंट विथ 1 year ऑफ द डेट ऑफ बर्थ. ठीक, 1 साल के अंदर तो नहीं मिल पाएगी. उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और ये कंफर्म करके लिखना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो आप कृपया करके आप हमें अपनी सिटीजनशिप दे दो. ठीक, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी. इसमें मेनली 3 बात करी गई, 1992 से पहले, 1992 के बाद और 2004 के बाद. ठीक, बात समझ आ गई. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. बाय बर्थ बाय डिसेंट. तीसरा आता है बाय रजिस्ट्रेशन. क्या बोलता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट से ये एप्लीकेशन डाल के सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हो सकता है. नॉट बीइंग कब होगा, कभी रजिस्टर्ड, तभी रजिस्टर्ड किया जाएगा जब फाइंड हो जाएगा कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है. इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, namely a person of India origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application of registered. पहली बात, उस पर्सन को जो रजिस्टर्ड कर रहा है कम से कम इंडिया में उसने 7 साल बिताए हो
तब उसको रजिस्ट्रेशन, तब वो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब सर मैं इंडिया में आया, मैंने 7 साल गुजारे, रजिस्ट्रेशन से पहले हो गए सर 7 साल, ठीक, सेट कर दिया, तब आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। दूसरी बात, उस पर्सन को जो कि इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडियन ओरिजिन है, वो कहीं और रह रहा हो, पर वो कब पैदा हुआ हो, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, तब मिल जाएगी। मतलब कि सर मान लो सर मैं हो गया सर आपका 1930 में, सपोज के लिए मान लो मैं 1930 पैदा हो गया, मैं कहीं और रह रहा हूँ तो इंडियन ओरिजिन, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया में। 1930 में पैदा हुआ हूँ, रह रहा हूँ रशिया में, मैं आके मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं क्या इंडियन ओरिजिन हूँ और अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात, अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, मान लो कोई फ्रांस का है, ठीक, सपोज के लिए फ्रांस का कोई लड़का है जिसने इंडियन सिटीजनशिप से शादी कर ली, ठीक, जो सिटीजन ऑफ इंडिया उसने शादी कर ली, अब हस्बैंड को भी बनना है, तो कम से कम वो दोनों 7 साल तक इंडिया में रहेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको मिल जाएगी सर। चौथी बात, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। पांचवी बात, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। पांचवी बात, कि किसी भी आदमी के पापा मम्मी ने रजिस्टर्ड किया था कि सर हमारे इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो उसको मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु ईदर पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब मान लो कि सर जो ज्यादा हो गई उम्र, ठीक, अब उसके पेरेंट्स ने पहली सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड कर दिया था, ठीक, पर्सन फुल एज कैपेसिटी, और वो रह रहा है, तो उसको कम से कम 12 महीने या फिर 1 साल तक रहना पड़ेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डालने से पहले। बात समझ में आ गई सर? ठीक, कम से कम उसको 12 महीने रहना पड़ेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डालने से पहले। ये कहाँ की बात है? ये कोई बाहर का आदमी, ठीक, जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। एक ओवरसीज, ओवरसीज मतलब मान लो सर फॉरेन के लोग, ठीक, फॉरेन के लोग हैं, मान लो कोई फ्रांस का आदमी, ठीक, फ्रांस के पास देखो एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, कार्ड होल्डर होता है, मैं इसके बारे में बिल्कुल आखिरी के बारे में बात बताऊंगा, ठीक, उसके पास कम से कम 5 साल तक है वो। तो अगर उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, किसको? ओवरसीज सिटीजन को। अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, कम से कम उसे 12 महीने रहना पड़ेगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तो सर उसको मिल जाएगी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बात समझ आ गई सर? ठीक, इजी यार, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। फिर बात करते हैं सर बाय नेचुरलाइजेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। ये तो सब में होना चाहिए। इफ ही पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, दैट नेचुरलाइजेशन मतलब अपने आप मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन और दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब कि उस इंसान को मिल जाएगी दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। कि सर ये वहां का बस नहीं हो कि मतलब ये जो सिटीजन है, ये जो आदमी है, वो वहां का नहीं हो जहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप को अलाउ नहीं किया जाता हो, ठीक, इतनी सी बात है, ठीक। दूसरी बात क्या बोलता है, दैट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, अगर वो किसी कंट्री का सिटीजन होता है, ही अंडरटेक्स टू रीअनाउंस द सिटीजनशिप, उसको उस कंट्री की सिटीजनशिप त्यागनी पड़ेगी और फिर एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। फिर बात करते हैं दैट ही हैज इधर रेसिडेड इन इंडिया, वो इंडिया में कभी रहा हो, और बीन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर वो गवर्नमेंट की सर्विस में है इन इंडिया, और पार्टली द वन एंड party the one and partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application। मतलब कि सर इसमें इतनी बात करिए कि अगर वो इंसान गवर्नमेंट की, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में कभी रहा हो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बाहर भी बहुत सारी ब्रांचेस चलती हैं, बहुत सारे लोग की जो रशिया रशिया में, ठीक, तो है तो गवर्नमेंट की सर्विस में ही, ठीक, तो उनको भी मिल सकती है, बस उनको क्या 12 महीने रहना पड़ेगा एप्लीकेशन डेट से पहले। उसके बाद बात करते हैं that during the 14 years immediately preceding the said period of 12 months he has either resided in India or been in the service of government in a party one other party the for periods amounting the aggregate not less than 12। इसमें भी वही बात करी गई है, 14 ईयर से, अगर 14 साल से आप उधर ही रह रहे हो, अगर आप, और अगर आपको सर्विस मतलब गवर्नमेंट की सर्विस में आप हो, तो फिर से आपको, अगर आपको चाहिए सिटीजनशिप, तो कम से कम आपको 12 महीने
बिताने पड़ेंगे, 11 ईयर, सॉरी, नॉट लेस देन 11 ईयर्स, 11 साल वो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। बात समझ में आ गई सर? ठीक। अपन बढ़ते हैं आगे जा। और हाँ, उसके बाद दैट ही इज अ गुड कैरेक्टर हो, ही हैज एन एडुकेट नॉलेज ऑफ, उसके पास एक गुड कैरेक्टर हो, ठीक। और कम से कम उसे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज की बात करी है, कम से कम उसे थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, जो कि थोड़ा छोटा मोटा टेस्ट होता है, तो वो आप पास कर लेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बोलते बोलते तो ला गए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सर? ठीक, तो हमने किस किस से बात करी, बाय बर्थ, डिसेंट, ठीक, बाय डिसेंट। फिर हमने बात करी बाय शायद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ठीक सर। फिर हमने कैसे बात करी, बाय नेचुरलाइजेशन। हाँ, एक रह गया, इनकॉपरेटिव ऑफ सोसाइटी। हमने क्या एक आखिरी में पढ़ा था कि ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सॉरी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी टेरिटरी में रह रहे थे, ये आपका इंडिया है, ठीक। अब इंडिया ने इस टेरिटरी को अपना लिया, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो अपने आप ही सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने लग जाएंगे, ठीक। जैसे कि पुडुचेरी, पुडुचेरी पहले नहीं थे, तो जब इंडिया ने इस टेरिटरी को अपना लिया, तो पुडुचेरी के लोग जो हैं वो अपने आप ही इंडियन सिटीजन कहलाने लग गए। ठीक सर, बात समझ में आ गई, या फिर उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। ये तो बात होगी सर आपकी एक्वायर करने की। अब मान लो किसी को सिटीजनशिप छोड़नी है, तो सर कैसे छोड़ेगा? तो उसका भी प्रावधान बताया 1955 में। तीन चीज से बताया, बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन सर क्या बोलता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन री अनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। अपॉन द registration of that declaration, that person ceases to be a citizen of India. However, if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld by the central government. Further, when a person renounces Indian citizenship, every minor child of the person also loses Indian citizenship. देखो क्या बोला सर, अगर मान लो किसी को चाहिए छोड़नी है, तो सर वो लिख के देगा, मतलब रजिस्ट्रेट करेगा और डिक्लेयर करेगा कि हाँ, सर हमें रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप छोड़नी है। अगर उसने ऐसा किया, तो ये समझो कि उसके जो बच्चे थे, जो उसके जो बच्चे होंगे या बच्चे जो हैं, उनकी भी सिटीजनशिप अपने आप ही हटा दी जाएगी, मतलब खारिज कर दी जाएगी, कि उनके जो बच्चों की सिटीजनशिप जो है, जैसे मान लो वो ये आदमी है, ठीक। इसने इसके पास सिटीजनशिप है, इसके बच्चे भी यही होंगे। इसने बोला कि नहीं सर मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, इन दोनों की जो सिटीजनशिप जो थी वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली खारिज कर दी जाएगी, ठीक। और हाँ, अगर वॉर के टाइम अगर इसने मना किया, अगर इसने वॉर के टाइम आया कि सर हमें सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो इसको तो थोड़ी देर के लिए भगा देंगे। फिर बाद में अगर सिटीजनशिप चली आती है, तो 1 साल बाद जब ये दोनों बच्चे, 1 साल क्या, जब भी ये दोनों बच्चे 18 की उम्र के हो जाएंगे, ठीक, अटेन्स द एज ऑफ 18, ही में रेज्यूम इंडियन सिटीजनशिप, तो ये वापस आके इंडियन सिटीजनशिप रेज्यूम कर सकते हैं। ये था बाय आपका रिनंसिएशन। ठीक है सर, बात समझ आ गई। फिर क्या बोलता है, बाय टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली, कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन। मतलब कि किसी भी इंडियन सिटीजन को अगर छोड़नी है, तो वॉलंटरी मतलब खुद की चाहत से खुद की इच्छा से, बगैर किसी दबाव उसमें आके, धोखे में आके, acquires the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminates. This provision, however, does not apply during a war in which India is engaged. मान लो, जैसे कि सपोज के लिए करो कि सर आप एके ने, आपका अक्षय कुमार साहब ने अभी इंडिया की सिटीजनशिप वापस ले ली। अब मान लो इनके पास थी, अब ये गए, इन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप वापस ले ली, तो इनकी जो इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ये वॉर में होता है, तो वॉर में भी ऐसा इनको करने नहीं दिया जाएगा, वैसे मतलब ये हटा दिया जाएगा कि ये इनकी जो इंडियन सिटीजनशिप वॉर के टाइम टर्मिनेट नहीं हो पाएगी, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या बोलता है, बाय डेप्रीवेशन, इट इज अ कंपलसरी टर्मिनेशन। ये डेप्रीवेशन क्या होता है कि मान लो अगर आपने एक बार बोल दिया, तो एक कंपलसरी के लिए हट जाएगा ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, मतलब कि उस सिटीजनशिप ने कैसे लिया, फ्रॉड से लिया। मैं कब की बात कर रहा हूँ कि आपकी सिटीजनशिप लूज किस किस तरीके से हो सकती है, या तो आप खुद के से कर लो, खुद आपने डिक्लेयर किया कि नहीं सर मुझे छोड़नी है। दूसरी चीज, अगर आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप अपना ली, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आपने इसमें से कोई गलती कर दी या जानबूझ के किया, तो हो जाएगा। कैसे, कौन कौन सी चीज गलती कर दी, अगर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप अपनाई हो, और फाइंडिंग मतलब जब
इंक्वायरी बैठेगी या फिर होगी, एक के ऊपर तो नहीं बट फिर भी अगर होगी, पता पड़ता है तो आपकी कंपलसरी टर्मिनेट हो जाएगी सिटीजनशिप। दूसरी बात, सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है बट फिर भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर ये भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं सर इसने ऐसे किया है तो उसकी सिटीजनशिप अपने आप खारिज कर दी जाएगी। तीसरी चीज, सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। अब सर देखो क्या होता है कि जैसे अपने ना इंडिया में बहुत सारे डिप्लोमेट है, तो वो खुद ट्रेड करते हैं, ठीक, लीगली ट्रेड करते हैं। पर किसी ने वॉर के टाइम किसी इंसान ने अगर इलीगली ट्रेड किया और वो पकड़ा गया, तो उसकी जो सिटीजनशिप भी क्या कर दी जाएगी, कंपलसरी टर्मिनेट कर दी जाएगी। चौथी चीज, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। आपकी जब आपको सिटीजनशिप मिल गई, ठीक, और 5 साल तक, 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद अगर आप किसी कंट्री में किसी क्रिमिनल उससे पाए जाते हैं कि सर ये क्राइम में पाए गए, तो सिटीजन इंडिया बोले कि नहीं यार हमने गलत आदमी को सिटीजनशिप दे दिया, तो आपकी कंपलसरी टर्मिनेट कर देगी। पांचवी चीज मेन क्या है, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, तो उसकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। और अगर वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने के बाद किसी कंट्री में 7 साल से ज्यादा रहा, तो उसकी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, कंपलसरी टर्मिनेट होगी, ठीक, सिर्फ टर्मिनेट नहीं, कंपलसरी टर्मिनेट हो जाएगी। तो बात समझ आ गई सर, ठीक। हमने एक्वायर पढ़ लिया, लॉस पढ़ लिया, ठीक। लॉस में कौन कौन से थे, बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में सब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, कंपलसरी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी यार, सिटीजनशिप में है क्या मेनली, ठीक। देखो मेन, अच्छा हाँ, एक बात रह गई यार ओवरसीज की। ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप में आपको खाली एक चीज याद रखनी है, ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप में आपको क्या याद रखना है कि जो ओवरसीज मतलब जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो बाहर के लोग, उनको मिलता है, एक कार्ड होल्डर टाइप मिलता है, जैसे आधार कार्ड है ना, कुछ वैसा मिलता है। मेन आपको क्या याद रखना है सर कि ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप उन्हीं को मिलेगी जो एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से होंगे, ठीक। इनको ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, बाकी न मिलने और इसकी लूज करने की प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के जितने भी उनको मिल जाएगी, इन दोनों कंट्री वालों को नहीं मिलेगी, ठीक। जो पीआई हो मतलब पर्सन हो जो कि इंडियन ओरिजिन हो, उनको मिल जाएगी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक। बात समझ आ गई सर, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। बाकी रिवीजन ज्यादा करो यार, रिवीजन ज्यादा करो और क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आएंगी, ठीक है। सिर्फ पढ़ के मत छोड़ा करिए, बार बार रिवाइज करे करिए, ज्यादा रिवाइज करो, ना ना पढ़ो तो उसी को बार बार रिवाइज करो, आपकी आधी टेंशन ऐसी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा होगा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।